लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने हैं और एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। नरेंद्र मोदी 9 जून को शाम 6 बजे शपथ ग्रहण करेंगे, लेकिन इससे पहले भाजपा और सहयोगी पार्टियों के बीच मंत्रालय को लेकर खींचतान जारी है। बदली परिस्थितियों में बीजेपी को संख्या के हिसाब से ही मंत्री बनाने होंगे। इसका मतलब होगा कि मंत्रिपरिषद में बीजेपी के मंत्रियों की संख्या घटेगी और सहयोगियों की संख्या बढ़ेगी, लेकिन कुछ शर्तों पर बीजेपी शायद ही समझौता करे। खबर आ रही है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए को समर्थन के बदले लोकसभा स्पीकर और वित्त मंत्रालय की मांग की है। अब इन दोनों पदों में ऐसा क्या है कि दोनों ही नेताओं ने ये मांग रख दी है? इसके क्या मायने हैं? लोकसभा स्पीकर पद की पहले बात करें तो यह लोकसभा का प्रमुख और पीठासीन अधिकारी होता है। इसका मुख्य काम सदन को नियम और कानून से चलाना है। संसद सदस्यों की शक्तियों और विशेषाधिकारों की भी ये रक्षा करते हैं। संसद से जुड़े किसी भी मामले में इनका फैसला ही सर्वोच्च होता है। इनके सामने किसी भी पार्टी या नेता की नहीं चलती। स्पीकर सांसदों के अनियंत्रित व्यवहार के लिए उन्हें दंडित भी करता है। दल बदल के आधार पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित करने का अधिकार भी स्पीकर के पास होता है। स्पीकर चाहे तो किसी भी सदस्य के लिए दल बदल की प्रक्रिया आसान हो सकती है। दल बदल कानून में स्पीकर के फैसले को बदलने का सुप्रीम कोर्ट के पास भी सीमित अधिकार है। इसके अलावा अविश्वास प्रस्ताव और निंदा प्रस्ताव की अनुमति भी स्पीकर ही देता है। वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में दल बदल की संभावना काफी बढ़ने वाली है। इस बार जो भाजपा की स्थिति है, ऐसे में सहयोगी दलों की भूमिका बढ़ जाती है। खासकर चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू इस बार किंग मेकर के तौर पर उभरी है। ये दोनों पार्टियां चाहे तो सरकार को एक झटके में गिरा सकती हैं और इंडिया गठबंधन को ज्वाइन करके उन्हें बढ़त भी दिला सकती हैं। और जब स्पीकर इन दोनों ही पार्टियों से किसी एक के हों तो इनके सांसद दल बदल के मामले में मुक्त हो सकते हैं। खासकर टीडीपी अगर लोकसभा स्पीकर के पद की मांग कर रही है तो इसके एक और मायने हैं। बात 1998 की है। केंद्र में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तब सहयोगी दल में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी भी थी। स्पीकर पद पर टीडीपी के नेता जेएमसी बालयोगी थे। डीएमके ने अटल सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था। ऐसे में उनकी सरकार खतरे में आ गई थी। तब आई स्पीकर की बारी। इस समय स्पीकर की भूमिका अहम थी। स्पीकर बालयोगी ने तब कांग्रेस सांसद और उस दौरान हाल ही में ओडिशा के मुख्यमंत्री बने गिरिधर गोमांग को संसद में वोट देने के लिए इनवाइट किया। तब तक गोमांग ने सांसदीय पद से इस्तीफा नहीं दिया था। ऐसे में स्थिति ये बनी कि पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने संसद में वोट दिया। गोमांग ने वोट अटल सरकार के खिलाफ दिया और इस तरह से एक वोट के वजह से अटल सरकार विश्वास मत हासिल नहीं कर सकी और उनकी सरकार गिर गई। ऐसा कहा गया कि स्पीकर बालयोगी की वजह से ही उनकी सरकार गिरी थी। एक बार फिर से टीडीपी स्पीकर पद अपने नाम करना चाह रही है, लेकिन पिछले बार की तरह इस बार भाजपा किसी भी तरह की रिस्क लेने के मूड में नहीं है। ऐसे में अब देखना होगा कि स्पीकर का पद किसे मिलता है। हालांकि कहा जा रहा है कि ज्यादा जोर देने पर डिप्टी स्पीकर पद टीडीपी को मिल सकता है। वहीं जेडीयू के पास पहले से ही राज्यसभा में डिप्टी चेयरमैन का पद है। इसके अलावा जो दूसरा सबसे अहम पद है वो है वित्त मंत्री का पद। वित्त मंत्रालय की बात करें तो यह सबसे ताकतवर मंत्रालयों में से एक है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू काफी समय से अपने अपने राज्य को विशेष दर्जा दिए जाने की मांग करते रहे हैं। विशेष राज्य का दर्जा मिले या ना मिले, दोनों ही स्थिति में फंड और बजट बंटवारे का सारा जिम्मा वित्त मंत्रालय के पास होगा। लेकिन इससे भी ज्यादा प्रमुख जो वजह है वह है प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी का वित्त मंत्रालय से कनेक्शन। ईडी दरअसल वित्त मंत्रालय के ही राजस्व विभाग के अंदर काम करता है। चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ कौशल विकास निगम केस की फाइल ईडी के पास है। ईडी ने चुनाव के पहले देश भर में अलग अलग दलों के नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में ताबड़तोड़ कार्रवाई की है।
ऐसे में संभावना है कि नायडू और नीतीश देश के सबसे ताकतवर जांच एजेंसी ईडी पर कंट्रोल के लिए भी इस विभाग की मांग कर रहे हैं। लाजिम है, दोनों पद मांगने के पीछे की कवायद अपनी अपनी पार्टियों को टूटने से बचाना है। पिछले दिनों शिवसेना और एनसीपी जैसे दलों में टूट को देखते हुए ये कोशिश की जा रही है। हालांकि भाजपा इसके लिए भी तैयार नहीं है। खबरें चल रही हैं कि सहयोगी दलों को भाजपा ने स्पष्ट कर दिया है कि सीसीएस वाले यानी कि सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति के तहत आने वाले 4 मंत्रालयों को नहीं दिया जाएगा। ये मंत्रालय हैं होम मिनिस्ट्री, डिफेंस, वित्त और विदेश मंत्रालय। इसके अलावा भाजपा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और रेलवे मंत्रालय भी नहीं देना चाहती, जबकि जदयू की निगाहें रेलवे और कृषि मंत्रालय पर टिकी हुई है। वहीं टीडीपी की नजर ग्रामीण विकास, आवास और शहरी मामलों में मंत्रालय के साथ साथ सड़क परिवहन, राजमार्ग एवं जल शक्ति मंत्रालय पर बनी हुई है। अकेले बहुमत होने से 2019 और 2014 में भाजपा ने सभी बड़े विभाग अपने पास रखे थे, लेकिन इस बार परिस्थिति वैसी नहीं है। ज्ञात हो कि इस बार के चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी की अहम भूमिका है। इस बार भाजपा अकेले अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा हासिल नहीं कर सकी। बहुमत का आंकड़ा 272 है तो भाजपा उससे 32 सीटें पीछे है। ऐसे में सहयोगी पार्टियों की भूमिका अहम हो जाती है। सहयोगी पार्टियों ने मिलकर एनडीए को बहुमत के आंकड़े से 20 सीटों की बढ़त दिलाई है। भाजपा के बाद सबसे ज्यादा सांसद चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तेलुगु देशम पार्टी के हैं, यानी कि 16। वहीं नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड से इस बार 12 सांसद हैं। इन दोनों पार्टियों के सांसदों को मिलाकर संख्या 28 होती है और किसी भी समय ये दोनों पार्टियां अगर पीछे हट गईं तो सरकार गिरने की संभावना हो सकती है। एनडीए की सरकार तो बन जाएगी, लेकिन भाजपा की अगुवाई वाली इस सरकार को हर एक कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। वैसे आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।